chapter, vectors. वेक्टर्स चैप्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। फिजिक्स में आपने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ ही लिया होगा। फिर इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे इसमें। तो कुछ लॉस था, एक लॉ था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सब चीज आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग ये सब चीज जो काम का चीज है उसको मैं रिपीट करूंगा आज के लेक्चर में। बाकी आप जब सेकेंड लेक्चर में आओगे तो आप फिजिक्स का वो 11th चैप्टर का स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो है उसको अच्छे से वेक्टर्स का पार्ट रिपीट करके आओगे, जिससे कि हम लोग को ये चैप्टर थोड़ा इजी लगे। नाउ बेसिकली वेक्टर्स को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? वी से दैट अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे फोर्स में आपको फोर्स जो है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, कितना फोर्स है और कौन से डायरेक्शन में है। सेम वे स्पीड और एक्सीलरेशन में स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट एक्सीलरेशन या वेलोसिटी बोलो अगर मैं स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। तो ऐसे क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देते हैं, those quantities are known as vector quantity. The examples are acceleration, velocity, displacement. Distance अगर स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। देन फोर्स, वर्क जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क में कहीं पे भी डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गया? स्पीड स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। सो हम लोग जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये तो हो गया अपना लोअर स्टैंडर्ड का डेफिनेशन या फिजिक्स का डेफिनेशन। मैथ्स में इसका एप्लीकेशन क्या है? मैथ्स में इसके हेल्प से हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपका जो चैप्टर था जो मैंने कंप्लीट कराया था, मैंने आपको शायद मैट्रिसेस पढ़ाया, पेयर ऑफ लाइंस पढ़ाया और एलपीपी पढ़ाया। ये 3 चैप्टर मैंने कवर कराया सो फार। अब मैट्रिसेस एक अलग ही टॉपिक है, जिसका डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस करके एक टॉपिक होता है जो उसमें आता है। एलपीपी एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही डोमेन का टॉपिक है वो। अब पेयर ऑफ लाइंस एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था, एक्स एंड वाई के बारे में बात करता था। बट वेक्टर्स, 3D प्लेन्स, 3D लाइंस, ये तीनों टॉपिक जो है वेक्टर्स, 3D लाइंस एंड 3D प्लेन्स, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बिगिनिंग है। तो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। We start 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विद वेक्टर्स। अभी तक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप एक्स एंड वाई एक्सिस से डील कर रहे थे। अब आपको आएगा एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। 3 एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और तीनों का आपस में रिलेशन क्या है? All 3 are mutually perpendicular to each other. तीनों के तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। X, Y, Z, all 3 are mutually perpendicular to each other. Now we'll start the chapter with the basics, ठीक है। चैप्टर को हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में आप बोलोगे सर ये सब तो हम लोग ने किया हुआ है, मैथ्स फिजिक्स में किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी चीज लग रहा है कि आपने किया हुआ है तो मुझे बोलो, मैं वो नहीं लिखाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं चैप्टर को फिर से अच्छे से स्टार्ट करूँ। अच्छे से स्टार्ट करूँ मीन्स पूरा A to Z पढ़ाऊँ। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टेड इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ वेक्टर्स, फिर व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर्स, व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स, व्हाट इज फ्री वेक्टर, व्हाट इज को-इनिशियल वेक्टर, को-टर्मिनल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये सब डेफिनेशन, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जब मैं सम्स यूज करूंगा ना, 11th में फिजिक्स में था ना ये नीरज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 11th में भी एक टॉपिक था पहले वेक्टर्स, बट उसको अभी ना न्यू टेक्स्ट बुक में से डिलीट किया है। फिजिक्स में नहीं किया है क्या नीरज? 11th में फिजिक्स में करेक्ट किया है कि नहीं किया है स्केलर्स एंड वेक्टर्स? हाँ, बस 11th का स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। तो उसमें शायद डेफिनेशंस को इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं देते, इतना ज्यादा उसको
हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पे A to Z पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ही है, ध्यान देना अच्छे से। So if you want to define vector as per the textbook level, we say that a vector is a quantity which has magnitude as well as direction, which has magnitude as well as direction. ठीक है? हाँ, मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं A to Z बताऊंगा प्रथमेश, ठीक है? हम लोग A to Z करने वाले हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि ये तो आपने 11 में किया था, ये तो आपने 12 में किया था, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं पूरा A to Z बताने वाला हूँ, ठीक है? आराम से करेंगे हम लोग, कोई हाई नहीं है। चैप्टर कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर कॉल्ड वेक्टर्स, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर X1 का। अभी आपको पहले क्या था, लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में ना, मतलब जब हम लोग लास्ट ईयर लिया था, आपको पता है ना कि आपका जो टेक्स्ट बुक है वो शायद फर्स्ट ईयर है, पहला एडिशन है इस जो ये टेक्स्ट बुक का प्रिंट है। लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में 4 चैप्टर्स है। पहला वेक्टर्स, फिर 3D ज्योमेट्री, फिर 3D लाइंस, और फिर फाइनली 3D प्लेन्स। ये 4 चैप्टर्स था पहले के टेक्स्ट बुक में। तो अभी लोगों ने कहा कि हमने काउंट कम करने के लिए ना, काउंट जो सम कम नहीं किया है बट काउंट कम करने के लिए ना, ये दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है इस वेक्टर्स में। तो भले हम लोग चैप्टर को वेक्टर्स बोल रहे हैं बट वेक्टर्स एंड 3D है ये, और इन दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया। तो ये दोनों चैप्टर और ये दोनों चैप्टर मर्ज हो गए। सो आपका जो 4 चैप्टर्स था पहले पिछले साल, वो अभी 2 चैप्टर्स बन गया है। एक चैप्टर में वेक्टर 3D आएगा और एक चैप्टर में लाइन प्लेन आएगा, ठीक है? तो हम लोग भले ही चैप्टर में वेक्टर्स लिख रहे हैं, पर इसमें 3D ज्योमेट्री का भी पार्ट है, वेक्टर्स एंड 3D। द सेकंड वन इज 3D लाइंस एंड 3D प्लेन्स, 3D लाइंस एंड 3D प्लेन्स। ये 5th चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D, और 3D लाइंस एंड 3D प्लेन्स आपका 6th चैप्टर है, और 7th चैप्टर आपका LPP है जो आपने कल के लेक्चर में किया। नाउ विल बिगिन विद डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। अच्छे से जानना, कोई भी चीज नहीं समझा तो आपका काम है आप मुझे पूछो। विल बिगिन विद डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है, फिर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर के बाद टाइप्स देखेंगे उसका क्या क्या है, ध्यान देना अच्छे से। बेसिकली इफ यू वांट टू डिनोट अ वेक्टर, वी से दैट अ वेक्टर इज generally represented by a vector is generally represented by a directed line segment. The vector is generally represented by directed line segment. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं से AB वेक्टर। अभी बहुत सारे बुक में ना इसका AB रेज टू एरो दिया जाता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं एरो डालने का। We say that AB बार या AB वेक्टर, we call it as AB वेक्टर। तो अगर मेरे को AB वेक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इधर पॉइंट लूंगा A, इधर पॉइंट लूंगा B, दिस इज आवर AB वेक्टर, ठीक है? डायरेक्टेड, when you say directed, a vector is generally represented by a directed line segment. Now AB is a segment but directed नहीं है, इसको डायरेक्शन देंगे, that is it is moving from A to B. A vector is moving from A to B, जहाँ पे A जो है ना अपना, A को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। A is called इनिशियल पॉइंट। A को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि स्टार्ट A से हुआ ना। So A is called as initial point. What we call B? B is called टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट बोला है, एंड पॉइंट बोला है, B is called टर्मिनल पॉइंट, A is called इनिशियल पॉइंट, B is called टर्मिनल पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है कि लाइन सेगमेंट है तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? You can say that the magnitude of AB vector, the magnitude of AB vector is expressed as मैग्नीट्यूड हमेशा हम मॉड में दिखाते हैं, मॉड ऑफ AB वेक्टर, या तो आप मॉड ऑफ AB वेक्टर लिखो और वी कैन राइट सिंपली AB। तो बेसिक हो गया ये डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स का। और वेक्टर्स इज जनरली रिप्रेजेंट बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर्स नहीं है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, से AB वेक्टर
A is called initial point, B is called terminal point. How do we represent the magnitude of AB vector? We know that it is a line segment, so it has a limited magnitude. So the magnitude of AB vector is expressed as mod of AB vector, which can also be written as AB. ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो. पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? थोड़ा बहुत आपने पढ़ा रहेगा. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, टॉपिक का नाम है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर? मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है वो चेक करना है हमें. सो गाइस, अगर मैं बोलूं कि मैं सेंटर में खड़ा हूं, हाँ, तो किसी भी चीज को जब कैलकुलेट करते हैं तो एक फिक्स लेंथ से कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं पूछूं आपकी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप 2,4 कैसे प्लॉट करोगे, तो आप सबको पता है कि 2,4 प्लॉट करने के लिए वी हैव टू मेजर 2 फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस एंड 4 फ्रॉम ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस. तो यहाँ पे ओरिजिन वो चीज है जिससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं कि ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर एक्स हो गया, ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर वाई हो गया. सो आपको अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो आप उसको ओरिजिन से मेजर करते हो. सिमिलरली आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट को पोजीशन दिखाना है तो उसको ओरिजिन से मेजर किया जाता है. सो व्हेनेवर वी वांट टू गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, वी ऑलवेज मेजर दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. हम लोग हमेशा उसको कहां से चेक करते हैं? ओरिजिन से चेक करते हैं. तो इफ यू वांट टू गेट द डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, तो इसका डेफिनेशन क्या है ध्यान देना. अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय a vector formed by joining origin, a vector formed by joining origin, a vector formed by joining origin to the point P, to the point P is called position vector of point P, is called position vector of point P. Is called position vector of point P. A vector formed by joining origin to the point P is called position vector of a point P. ठीक है? Let's take some example. 3-dimensional geometry बना देता हूँ यहाँ पे. हाँ, ये आपका 3-dimensional geometry है. X एक्सिस हो गया, Y एक्सिस हो गया, Z एक्सिस हो गया. आप सबको पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा P और ये पॉइंट स्पेस में है. तो ऑब्वियसली पॉइंट स्पेस में तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x, y, z. और ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0, 0, 0. सो मेरे को अभी OP फाइंड करना है ना. क्या फाइंड करना है? OP. क्या फाइंड करना है? OP. OP का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. सो OP का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? OP वेक्टर जिस कभी भी हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, तो हम लोग OP को P बार भी लिख सकते हैं. Anything measured from origin is no need to write the O in front. So OA vector is A bar, OB vector is B bar. Small में ये OP capital है, O and P is capital. So OP vector can also be written as P bar, and the answer for P bar is in terms of IJK. So position vector क्या होगा? P का position vector होगा XI cap, क्योंकि X axis पे है, and the unit vector along X axis is I cap plus YJ cap, क्योंकि y जो है y एक्सिस पे है, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j कैप. सबको पता है कि x पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, j पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, और k पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या, z पे जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है? k कैप. तो कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x बार, बट सॉरी, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस? i कैप. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? j कैप. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस? k कैप. सो x एक्सिस पे था इसलिए x i कैप, y एक्सिस पे था इसलिए yj कैप, z एक्सिस पे था इसलिए zk कैप. दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. इसको बोलते हैं ट्रिपलेट फॉर्म, इसको बोलते हैं पोजीशन फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट, और इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ P बार. पोजीशन वेक्टर ऑफ P बार. अब आपने ये तो निकाल लिया. अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ना
इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ वी हैव टू गेट मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स। मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो द होल स्क्वायर, वही है। हाँ, जैसे टू डायमेंशनल में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो थ्री डायमेंशनल में एक और एक चीज ऐड हो जाएगा ना, सो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। तो x माइनस जीरो द होल स्क्वायर इज x स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज y square, z minus 0 का whole square is z square. So the magnitude of OP vector is under root of x square plus y square plus z square. आई होप कि यहाँ तक क्लियर लोगों को, प्लीज कंफर्म करो समझ में। तो जब भी आपको अगली बार पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट निकालना पड़ेगा, a vector formed by joining origin to the point P is called position vector of point P. तो जब भी किसी भी वेक्टर का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमेशा हम उसकी चेक करते हैं कि ओरिजिन से कितना दूरी पे है। हम लोग देखो ना, कोई भी चीज को कैलकुलेट करते तो एक सर्टेन क्वांटिटी से काउंट करते कितना दूरी से है, इस लाइन से कितना दूरी पे है, इस क्या बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे है। तो यहाँ पे वो पहचानने के लिए कि ये पॉइंट पे कितना दूरी पे है, तो वी आर गोइंग टू मेजर इट फ्रॉम ओरिजिन। सो एनीथिंग मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। हाँ, तो इफ यू वांट टू गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, OP bar which is also written as P bar is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, and the magnitude of this OP vector is mod of OP. And how to calculate mod of OP? Under root of x square plus y square plus z square. Under root of x square plus y square plus z square. Clear है इतना? Now we'll move to the new part जहाँ पे हम लोग definitions पढ़ेंगे। हाँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। हम लोगों ने क्या पढ़ा, definition of vectors पढ़ा, position vector of a point पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग definitions of vectors, जिसमें सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर, फिर आता है यूनिट वेक्टर। तो थोड़ा थोड़ा जो डेफिनेशन है वो क्लियर करते हैं, फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। जितना होता है उतना क्लियर करते हैं आज के लेक्चर में। चेक करेंगे हम लोग अगला टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एक मिनट में इंक डाल देता हूं, बहुत लाइट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहला आएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को आएगा, सोचो अगर जीरो वेक्टर को ना तो मैग्नीट्यूड है ना तो डायरेक्शन है, क्योंकि है ही एक पॉइंट ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा ना तो इसके पास डायरेक्शन रहेगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वेक्टर को, a vector whose magnitude is 0 and has no direction। like ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और उसको डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला आएगा अपना जीरो वेक्टर। हाँ, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, द फर्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन है व्हाई वी हैव टू डिनोट यूनिट वेक्टर। जब तू 100 किलो माल खरीदता है तो चेक करता है ना 1 किलो कितने का पड़ेगा, उस हिसाब से तो आगे बेचता है ना। तो सिमिलरली हम लोग जब किसी चीज का लेंथ निकालते हैं तो उस लेंथ पे यूनिट वेक्टर का लेंथ कितना होगा, उस हिसाब से यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर पाथ पे यूनिट वेक्टर कितना होगा। एक वेक्टर दिया रहेगा, देखो उसका देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो तू यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से उसका क्वांटिटीज वन में मेजर कर सकता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपको आगे चल के 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन निकालने में काम में आएगा। डायरेक्शन कोसाइन से आप आगे चल के एंगल्स फाइंड कर सकते हो। तो इसका बहुत सारा लिंक है, ऐसा मैं आपको मेरे हिसाब से बताऊं। सो विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर यू कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस यू कैन फाइंड एंगल। चलो एंगल निकालने के लिए यूनिट वेक्टर काम में आता है। तो किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में आपको कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको आपको ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, आपका स्क्रीन का प्रॉब्लम क्लियर हुआ? स्क्रीन का प्रॉब्लम है नहीं ना? ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आपको एक पाथ बनाना है और आपको पता चलना चाहिए चलो इसका 1 किलोमीटर कितना बनेगा, तो पता होना चाहिए ना उसका 1% कितना होना चाहिए, 1 यूनिट कितना होना चाहिए। सो हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल। हाँ, फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला आता है आपका जीरो वेक्टर। दोनों डेफिनेशन साथ में करूंगा मैं। सबसे पहला आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर को दिखा भी नहीं सकते हम लोग क्योंकि है ही नहीं। तो जीरो वेक्टर मतलब
same initial point, same terminal point denoted as 0 bar. So if you want to get definition of it, we say that a vector whose magnitude is 0, a vector of 0 magnitude, a vector of 0 magnitude is called a zero vector, and as per zero matrix, null matrix आ रहा है आपको, is called a zero vector और null vector, या तो zero vector बोल सकते हैं इसको, या तो इसको हम लोग null vector बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, we can say that it has same initial and terminal point, it has same initial and terminal point, it has same initial and terminal point, it is denoted by O bar. तो जीरो वेक्टर को हम लोग O bar से डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर is not specified, यही नहीं कहाँ स्पेसिफाई करोगे, the direction of zero vector is not specified, no direction we can say, हाँ no direction, है ही नहीं वेक्टर, डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, तो दिखा नहीं सकते, impossible to show it. So these are the points that we have to remember for zero vector. A vector of magnitude 0 is called a zero vector, or also called as null vector. It has same initial and terminal point denoted by O bar, and the direction of zero vector is not specified. Second, so the question is, क्या मैं origin को zero vector बोल सकता हूँ? Obviously yes. Origin हम लोग zero vector बोल सकते हैं. Yes, we can say it. Origin is a zero vector. ठीक है? Now, ये हो गया अपना zero vector. Now we'll see the second definition, which is known as unit vector. Second definition क्या रहेगा अपना? Unit vector. तो नाम से समझ में आता है यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। सो यूनिट वेक्टर, वी कैन से दैट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इन द direction of a vector of magnitude 1 in the direction of a vector is called unit vector. Is called unit vector. ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और जिसको डायरेक्शन भी रहेगा, is called unit vector. In other words, unit vector along a bar, unit vector along A bar, अगर A bar है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर along A bar is denoted as A cap. वेक्टर को बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका A bar है, ये आपका A bar है और मेरे को इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? इसका यूनिट वेक्टर। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर रहेगा, इसका पूरा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। समझो इसका यूनिट वेक्टर इतना पार्ट, सो इतने पार्ट को लोग एक क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। समझा? सो ये पूरा सेगमेंट उसका वेक्टर का पोजीशन है, इनिशियल टू टर्मिनल। उसका यूनिट पार्ट कितना रहेगा? दिस इज अ यूनिट पार्ट। मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है यूनिट पार्ट, मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है यूनिट पार्ट। सो याद रखना, वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार इज डिनोटेड एज ए कैप, इज डिनोटेड एज ए कैप, इज डिनोटेड एज ए कैप। और आपको अगर ए कैप फाइंड करना है, सो फॉर्मूला क्या है ए कैप फाइंड करने का? सो ए कैप फाइंड करना है अगर, सो ए कैप का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो उसको आपको क्या मिल जाएगा? आपको उसका यूनिट वेक्टर। सो इफ यू वांट टू गेट यूनिट वेक्टर, द फॉर्मूला इज ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड क्या करता है? उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है, सो वेक्टर अपॉन 10 पार्ट, सो क्या करेगा वो? उसको कोएफिशिएंट 1 कर देगा। क्या कर देगा? उसका कोएफिशिएंट 1 कर देगा। ठीक है,
प्लीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वेक्टर को अगर इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मैं बोलता हूँ कि ये लेंथ 100 है, इसका लेंथ 100 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 100। अगर 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है, अगर उससे हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल समझो कि ये इसका मैग्नीट्यूड 5 है, अगर इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट 5 पार्ट्स ऑफ इट ना। कितना पार्ट्स मिलेगा? 5 पार्ट्स। और ये पांचों पार्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसके यूनिट वेक्टर। समझ में आया? सो वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। सो वी वांट टू डिफाइन अ यूनिट वेक्टर, a vector of magnitude 1, a vector of magnitude 1 in the direction of a vector is called unit vector. Is called unit vector. A vector of magnitude 1 in the direction of a vector is called unit vector. Along with the direction बोल सकते हैं, in the direction of a vector, in the direction of a vector, a bar is called unit vector along a bar. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, a vector of magnitude 1, a vector of magnitude 1 in the direction of a vector a bar is called unit vector along a bar. The unit vector along a bar is denoted as a cap. If you want to get unit vector, the formula is a bar upon mod of a bar upon mod of a. जैसे कि हम लोग i cap को क्या बोलते हैं? I cap is unit vector along x axis. I cap क्या रहेगा? unit vector along x axis. J कैप के बारे में बताया था मैंने आपको, J कैप क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. व्हाट अबाउट K कैप? K कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस. ठीक है, क्लियर करो, दोनों डेफिनेशन समझ में आया? क्लियर करो, दोनों डेफिनेशन समझ में आया? प्लीज क्लियर है, समझा? सबको समझा? जीरो वेक्टर, नो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. K cap is unit vector along z axis. मैंने वही लिखा है ना. तो कैसे फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर्स, अभी आपको मैं आगे सम में बताऊंगा. अगर आपको फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार है तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेक्चर अगर एंड हुआ तो आपको कंटिन्यू करना ज्वाइन करके, ठीक है? विल लीव बिफोर 5 मिनट्स, 7:25 को वाइंड अप करेंगे लेक्चर. हटाना इसको, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गया. अब एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं. फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार. एक क्वेश्चन देखते हैं उसका, और कैसे ढूंढते हैं वो देखते हैं यहाँ पे. फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ा, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर. आगे पढ़ेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स पे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, फिर पढ़ेंगे लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, फ्री वेक्टर. बहुत डेफिनेशन है इसका. डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ, चैप्टर भी क्लियर नहीं होगा. सो एक सम दे रहा हूं मैं आपको, जिसमें हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे. फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार. तो कैसे निकालते हैं, आंसर चेक करना. क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार which is equal to i cap plus j cap plus k cap. अब आपको पता है कि ये जो वेक्टर है ये कुछ कुछ मैग्नीट्यूड लेके आएगा, ठीक है? इसका आपको, अगर ये ए बार है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आपको इसका यूनिट पार्ट बताना है, दैट इज ए कैप. ठीक है? सो वी नो द फॉर्मूला. वेक्टर यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं. इतना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? तो मेरे को वेक्टर तो पता है कितना है, वेक्टर इज ए बार. मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग? मॉड ऑफ ए बार. मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. x स्क्वायर कितना है गाइस? 1 स्क्वायर. y स्क्वायर कितना है? 1 स्क्वायर. z स्क्वायर कितना है? 1 स्क्वायर. तो कितना आएगा आपका मैग्नीट्यूड? √3. तो इसका यूनिट वेक्टर कितना बनेगा? a बार क्या रहेगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √3. दिस इज आंसर. बोलो क्लियर है कैसे फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. क्लियर सबको? ये पक्का समझ में आया? शैल वी गो अहेड विद द न्यू डेफिनेशन.
तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं. नाउ वी विल सी द न्यू टॉपिक कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. हाउ टू डिफाइन इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स को तभी इक्वल बोला जाएगा जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होगा. मान लो कि ये पहला वेक्टर है ए बार और ये दूसरा वेक्टर है बी बार. ए बार और बी बार तभी इक्वल होगा जब दोनों का डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. सो वी नो द बेसिक डेफिनेशन of equal vectors. So if we want to define equal vectors, two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. If they have same magnitude and direction. So हम लोग को equal vectors पढ़ना है. तो definition क्या बोलते हैं इसका? Two vectors a bar and b bar. Two vectors a bar and b bar are said to be equal. Are said to be equal or can be written as a bar is equal to b bar if both are of same length and same direction. If both are of same length and same direction, length भी same है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, आपको क्लियरली बताया मैंने. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू बी बार. ए बार और बी बार इक्वल तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा. इक्वल वेक्टर्स ना. पहला न्यू डेफिनेशन इज फ्री वेक्टर. ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर फ्री वेक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ये नहीं समझा तो मुझे दो तीन बार पूछना. अ फ्री वेक्टर इज अ वेक्टर. अ फ्री वेक्टर ये पूरे प्लेन में ये यूज होता है, पूरे चैप्टर में ये यूज होता है. अ फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव बाय कीपिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट. अ फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव maintaining its direction and magnitude. Maintaining its direction and magnitude. Free to move, maintaining its direction and magnitude. मान लो प्लीज समझना है आपको, नहीं समझा प्लीज पूछना. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. मैं तो स्वेटी हो गया हूं, तो मैं सामने से समझाता था. इस डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूँ. ठीक है, मान लो कि ये आपका वेक्टर है ए बार. अब इसको ना आप कैसे भी फ्रीली मूव कर सकते हो ऊपर नीचे. इट्स अपॉन यू कि आप कहाँ मूव करना चाहते हो. यू कैन मूव इट फ्रीली. फॉर एग्जांपल देखो ना, ये आपको दिख रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन जो कैप है ना वो उसकी तरफ है, इधर है डायरेक्शन. तो इसको मैं नीचे की तरफ भी ला सकता हूँ फ्री टू मूव. इसको मैं ऊपर की तरफ भी ला सकता हूँ. क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं. डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं भाई. नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, समझ में आ रहा है. इसका डायरेक्शन सेम ही है. क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं. सो अ फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव मेंटेनिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. सो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ही, मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहीं पे भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. सो इट कैन मूव फ्रीली. बट रिमेंबर दैट ये ऐसा नहीं मूव कर सकता भाई. ऐसा मूव नहीं कर सकता है. ठीक है, ना ही ऐसा मूव कर सकता है, ना ही ऐसा मूव कर सकता है. ये सिर्फ ऐसा ही मूव कर सकता है. मतलब या तो ये गिरेगा या तो उड़ेगा, बट डायरेक्शन विल बी द सेम टुवर्ड्स दिस ऑल साइड. समझ में आया? सो इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये ऐसा बन सकता है. समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ. टुवर्ड्स दिस साइड, ये ऊपर भी जा सकता है. Towards this side, so it can be free to move by maintaining its direction and magnitude. By maintaining its direction and magnitude. Please confirm करो चैट पे आपको मेरा ये फ्री वेक्टर वाला डेफिनेशन समझा. प्लीज कंफर्म. फ्री वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? प्लीज कंफर्म. A free vector is free to move, maintaining its magnitude and direction. मतलब अगर मैं बोलूँ कि इधर पे एक वेक्टर है और इधर पे दूसरा वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है. वकील बना. मैं बोल सकता हूँ दोनों वेक्टर्स आपस में कोइंसिडेंट होंगे. कोइंसिडेंट ऑब्वियसली ये वेक्टर इसके ऊपर बैठ सकता है.
यार कोलिनियर वेक्टर, इसलिए इसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर होता है इसका, ये माइक इसका ऑन है, यही से डेफिनेशन क्लियर होता है कि जो पैरेलल वेक्टर्स होता है ना उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स भी बोलते हैं। कितने को नहीं समझा मैं जो बता रहा हूँ? पैरेलल वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज़ ऑफ द कांसेप्ट कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, क्योंकि ये वेक्टर इसके ऊपर भी ओवरलैप कर सकता है। तो अगर पैरेलल वेक्टर है, अगर वेक्टर्स पैरेलल है मतलब उनका डायरेक्शन सेम रहेगा, if the vectors are parallel they can also be called as collinear vectors because they can be one upon the other, one over the other. So collinear vectors are also called as parallel vectors by the concept of free vectors. आई होप कि लोगों को समझा मैं क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ऐसा जाएगा ये, ऐसा जाएगा ये, ऐसा जाएगा ये, ठीक है? These are all the free vectors moving in above, below, keeping its direction and magnitude constant. I hope कि everyone got the concept of free vectors. सबको समझा? कुछ आपके क्वेश्चंस, कुछ आपको पूछना है? नहीं? So definition of vector पढ़ा हमने, definition of vector के बाद भी types of vectors, position of a vector देखा हमने, types of vectors में हमने देखा unit vector, zero vector, and then equal vectors, and then free vectors. अब आगे मूव करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो आपको समझ में आया कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों एक ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ओवरलैप कर सकता है। सो कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स, आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज दे कैन बी ओवरलैप बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। प्लेन को जब एक हाइट पे लेके जाते हैं, एयरप्लेन को जब एक हाइट पे लेके जाते हैं तो फ्री वेक्टर का अप्रोच यूज होता है। कौन से? फ्री वेक्टर का, हाइट ऊपर नीचे किया जाता है उसका, फ्री वेक्टर का अप्रोच यूज होता है जब प्लेन को एक हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है? एयरप्लेन का बात होगा। अब विल सी द अदर डेफिनेशन। द टॉपिक इज, और दो डेफिनेशन तीन डेफिनेशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स, को-इनिशियल वेक्टर्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग को-टर्मिनल वेक्टर्स, को-टर्मिनस वेक्टर, co-terminus vector, and then we will check the last part, negative of a vector. दो वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर तब बोलते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये तीन डेफिनेशन करके वाइंड अप करेंगे हम। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, को-इनिशियल वेक्टर्स, को-टर्मिनस वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। पहले डायग्राम देखो ना इसका। को-इनिशियल वेक्टर्स मतलब तीनों भी सेम पॉइंट से, या दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, सेम पॉइंट से निकले ना, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से इनिशियलाइज होते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो दोस वेक्टर्स आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स, दोस वेक्टर्स आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स। सो इफ यू वांट टू डिफाइन दिस, वी कैन से दैट वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, vectors having same initial point। आप देख सकते हो डायग्राम में, अगर वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा तो दो दे आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स। डायग्राम देख सकते हो अच्छे से। नाउ को-टर्मिनल वेक्टर क्या होगा? को-टर्मिनल वेक्टर्स, या को-टर्मिनस बोलो या को-टर्मिनल बोलो, को-टर्मिनस जिसका एंड पॉइंट सेम रहे। अगर एंड पॉइंट सेम रहता है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो, ये भी इधर पे खत्म होता है, ये भी इधर पे खत्म होता है, ये भी इधर पे खत्म होता है। तो वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, सिंपल। वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट इज नोन एज को-टर्मिनस वेक्टर। अगर तीन या दो से ज्यादा वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग को-टर्मिनल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर्स सेम इनिशियल पॉइंट, यू कैन चेक इट आउट, इनिशियल पॉइंट सेम है। और दूसरा को-टर्मिनस वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। कुछ क्वेश्चन आया किसी का? लेट मी चेक, क्या बोला है? नेगेटिव वेक्टर्स मींस ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑब्वियसली वी कैन से दैट
But if you want to say definition of negative of a vector having same magnitude but opposite direction, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान दो. नेगेटिव ऑफ वेक्टर मींस अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ. द वेक्टर a bar negative of a vector, the definition is negative of a vector, the vector which has the same magnitude, which has the same magnitude, the vector which has the same magnitude as the vector a bar, but opposite direction, is called negative of a bar and is denoted by माइनस a bar. अगर नेगेटिव वेक्टर रहेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस a bar. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. अगर PQ वेक्टर को आप a बार बोलते हो, तो गाइस PQ वेक्टर मतलब क्या हो गया? इधर P इधर Q और ये PQ, इसको हम लोगों ने a बार बोला PQ वेक्टर को. So QP वेक्टर कितना हो जाएगा? If PQ vector is a bar, then by using the concept of negative of a vector PQ, QP का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. QP का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, तो QP का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा. तो QP का हो जाएगा, PQ a बार है तो QP हो जाएगा माइनस a बार बिकॉज ऑफ कन्वेंशन. तो QP is what? QP is minus a bar. तो PQ अगर a बार है तो QP माइनस a बार है. क्यों? क्योंकि PQ में डायरेक्शन इज फ्रॉम P टू Q और QP में डायरेक्शन इज फ्रॉम Q टू P. So this is the difference between negative of a vector. I hope you got the concept of negative of a vector. सबको समझा? Co-initial vectors, co-terminus vectors and negative of a vector. ये तीनों समझ में आया? Please confirm करो अगर तीनों समझा तो. Co-initial vectors तीनों भी same point से originate हो रहे हैं तो co-initial vectors. तीनों ही same point पे end हो रहे हैं तो co-terminal vectors. But negative of a vector दो वेक्टर्स को एक दूसरे का नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. इसका डायरेक्शन क्या था? P to Q, इसका डायरेक्शन क्या था? Q to P. सो ऑपोजिट डायरेक्शन है बट लेंथ तो सेम है. तो लेंथ तो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो वी कैन राइट PQ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP वेक्टर. तो अगर PQ वेक्टर और QP वेक्टर पूछो तो क्या दोनों इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन PQ वेक्टर एंड QP वेक्टर? PQ वेक्टर इज माइनस ऑफ QP वेक्टर. आगे जाके बहुत सारे सम्स आएंगे जहां पे आपको AB वेक्टर को माइनस BA लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो रिमेंबर दिस कि AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BA बार, AB बार इज नॉट इक्वल टू BA बार. सो इफ यू वांट टू मेक देम इक्वल तो AB बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA बार, AB बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA बार. नाउ और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. जैसे कि अगर मैं पूछूं आपको लाइक वेक्टर्स क्या होता है, मैं आपको ओरली बताना चाहता हूं. लाइक वेक्टर्स क्या होता है? लाइक वेक्टर्स, सो गाइस दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स तभी बोलते हैं हम लोग जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो. तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वो लाइक वेक्टर्स कहलाएगा. सिमिलरली अनलाइक वेक्टर्स अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि PQ वेक्टर और QP वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या है? ऑपोजिशन, डायरेक्शन ऑपोजिट है. इसमें मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं होता है. लाइक वेक्टर्स सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स बोलते हैं. अनलाइक वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं. कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if the vectors are parallel to each other irrespective of the magnitude as well as direction. Irrespective of the magnitude as well as direction, भले कुछ भी मैग्नीट्यूड रहने दो, कुछ भी डायरेक्शन रहने दो, अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल होगा और अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो वो कोलिनियर होगा. कैसे पैरेलल से कोलिनियर कैसे बन जाता है? ये फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है. वेक्टर कैन बी मूव इन द सेम डायरेक्शन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. तो पैरेलल भी हो जाएगा और कोलिनियर भी हो जाएगा. देखो
कोलिनियर और पैरेलल में डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, इधर जा या इधर जा, पैरेलल तो रहेगा ही, समझा। और इधर से ऊपर बैठ या इधर से ऊपर बैठ, एक के ऊपर ही बैठा मतलब कोलिनियर है। सो जब भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर का बात करते हैं तो हम लोग याद रखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हम लोग को मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना है। So two vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to each other irrespective of the magnitude as well as direction. कुछ भी होने दो मैग्नीट्यूड, कुछ भी होने दो डायरेक्शन, अगर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है। हाँ, अगर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है। सेकंड, कोप्लेनर वेक्टर्स आता है आगे चल के। कोप्लेनर वेक्टर्स, दो, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। 3 or more vectors are said to be coplanar if they lie in a same plane. So वो सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स को अच्छे से याद रखना। लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, लिख लेना यहाँ पर नोट्स में। Vectors having same direction are called like vectors. Vectors having opposite direction are called unlike vectors. Collinear vectors, 2 or more vectors are said to be collinear or parallel. 2 or more vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to each other irrespective of the magnitude as well as direction. जो भी मैंने पढ़ा है आज के लेक्चर में उसको प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ। अगले लेक्चर आपकी डेफिनेशंस के साथ साथ we will start with exercise 5.1. ठीक है, आज के लेक्चर में जो पढ़ा एक बार छोटा सा बता दूं मैं क्या क्या पढ़ा है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हमने, देन डेफिनेशन ऑफ वेक्टर के बाद वी मूव टू द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, फिर पोजीशन ऑफ अ वेक्टर के बाद वी मूव टू टाइप्स ऑफ वेक्टर जिसमें उन्होंने जीरो वेक्टर पढ़ा। हाउ टू डिफाइन जीरो वेक्टर? अ वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन डिनोटेड बाय ओ बार। देन उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड हैज अ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन स्पेसिफाइड। In zero vector, there is no direction. That means the direction is not specified. In unit vector, the direction is always specified. So if we want to define unit vector, a vector of magnitude 1 along with the direction. What is the unit vector along a bar? The unit vector along a bar is a cap. And how to find a cap? A cap is equal to vector upon magnitude. इसको पर एक सम भी किया हमने। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो we always get a unit vector. Then हम लोग ने उसके बाद पढ़ा इक्वल वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों सेम होता है। दैट मींस a बार इज इक्वल टू b बार तभी होगा जब a बार और b बार इज इक्वल टू b बार तभी होगा जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा उसके बाद? फ्री वेक्टर। अ फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव, अ फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव मेंटेनिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, मैंने अभी ऐसा बोला, देखो ये आपका फ्री, ये आपका वेक्टर है तो ऐसा भी जाता है ऐसा भी जाता है। बहुत जो बोलेंगे सर ऐसा जाता है क्या? ऑब्वियसली जाता है ऐसा भी। ठीक, समझा? ऐसा भी जाएगा यहाँ। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर ये आपका वेक्टर है तो ये इतना ऊपर भी जा सकता है, इतना नीचे भी जा सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये पीछे डायरेक्शन में भी जा सकता है। बट डायरेक्शन इसका हमेशा ईस्ट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। मतलब ये कहीं पे भी मूव हो सकता है, जरूरी नहीं ऊपर नीचे, साइडवेज भी। आप रिमेम्बर साइडवेज में भी मूव कर सकता है ये, तभी तो वो कोलिनर होगा। तेरा एक वेक्टर यहाँ बैठा है, एक वेक्टर यहाँ बैठा है, क्या ये दोनों पैरेलल है? ऑब्वियसली। तो इनको मैंने फ्री वेक्टर के साथ मिलाया और एक के ऊपर एक बिठाया, तो कोलिनर भी होगा और पैरेलल भी होगा। बाकी को इनिशियल सेम इनिशियल पॉइंट्स, को टर्मिनल सेम एंडिंग पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। कंफर्म करो यहाँ तक समझ में आया? पक्का?